आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम का पार्ट 4 और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो है आपका अधिगम के प्रकार। गेने महोदय के द्वारा द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं और ये सभी आठों के आठों प्रकार आपस में चेनिस्टिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से चेन जिस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है प्रत्येक श्रृंखला, वैसे ही ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर हमें आठों के आठों प्रकार को सीखना है तो उसके लिए हमें इन्हें क्रमबद्ध तरीके से सीखना अत्यधिक आवश्यक है, यानी दूसरे अधिगम को सीखने से पहले पूर्व वाले अधिगम को सीखना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार से आठों के आठों आपस में एक दूसरे से एक प्रोसेस की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। जिस तरीके से साइकिल का चक्र आपने देखा होगा, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ये 8 प्रकार इसमें दिए, जिसमें सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, चेनिंग है, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशंस लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आती है। इसको और अच्छे से सीखने के लिए या समझने के लिए आप पैराडाइम देख सकते हैं। ये सीढ़ी नुमा पैराडाइम है। इसमें आप प्रथम तल में आने वाले संकेत अधिगम के माध्यम से सबसे पहले सीखते हैं। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आता है, फिर श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक सहचर्य अधिगम है, विभेदात्मक अधिगम है, संप्रत्य अधिगम है, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान। इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की मेरे द्वारा दी गई है SSC DCP VIP, यानी सिग्नल, स्टिमुलस, चेन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, वर्बल लर्निंग, आई साइलेंट रहेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप आए दिन SSC के फॉर्म भरते रहते हैं, आपने परीक्षा दी, परीक्षा के पश्चात आपको एक पोस्ट मिली है DCP की, आप DCP बने तो आप सारी सोसाइटी के लिए VIP बन गए। 2 SSC DCP VIP। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिग्नल लर्निंग का कि संकेत अधिगम क्या होता है। संकेत अधिगम में संकेत के माध्यम से सीखा जाता है। ये मैं आपको पूर्व में भी आपको किसी कक्षा में मैंने बताया होगा। और इसमें वर्बल संकेत और नॉन वर्बल संकेत दोनों के माध्यम से आप सीखते हैं। इसका सपोर्ट करने के लिए, इस अधिगम का सपोर्ट किया गया है पैवलोव महोदय के द्वारा अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में। शास्त्रीय अनुबंधन, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 तरीके के स्टिमुलस की बात की। एक था आपका तटस्थ उद्दीपन और दूसरा है आपका स्वाभाविक उद्दीपन। ये है आपका तटस्थ उद्दीपन और दूसरा है आपका स्वाभाविक उद्दीपन, यानी 2 तरीके के स्टिमुलस को देने की ये बात कर रहे हैं। एक ऐसा स्टिमुलस जिसके आधार पर वही क्रिया होगी जो होनी चाहिए, और एक जिसके आधार पर हम वैसे ही अनुक्रिया करवा सकते हैं जैसा हम स्वाभाविक उद्दीपन में करवाएंगे। जैसे इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो अपने ही डॉग पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें 2 तरीके के स्टिमुलस यानी कि भोजन और घंटी। यहाँ भोजन हो गया है स्वाभाविक उद्दीपन और घंटी है आपका तटस्थ उद्दीपन, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस इसे बोला जाता है। कंडीशन पैदा की हमने, भोजन देने से पूर्व घंटी को बजाया, और जब घंटी बज रही थी बार बार तो डॉग का पहले वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाया, यानी वो सीख नहीं पाया कि घंटी क्यों बज रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोट किया कि जब मुझे भोजन मिल रहा है तो उससे पूर्व घंटी बज रही है, तो उसने इस कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ भी अपना कनेक्शन जोड़ दिया, और अपने भोजन के आने से पूर्व जब घंटी बजती थी तो उसका सलाइवा बहना, यानी कि उसकी लार बहना प्रारंभ हो जाता था।
और उसके बाद उसे जब कई समय तक भोजन नहीं दिया गया और घंटी केवल बजाई गई तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स दे रहा था। इसका अर्थ है कि जब हमें किसी चीज़ को सिखाया जाता है तो हम वही स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं जैसा कि हमें क्या होता है, स्वाभाविक जो उद्दीपन हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक में जैसी हमने क्रिया देनी है वैसा ही हम अस्वाभाविक में भी देना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में सड़क के ट्रैफिक के नियम तो आप सभी जानते हैं। उसमें से एक नियम आता है कि अत्यधिक ट्रैफिक को देखते ही आप जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको कंट्रोल करने के लिए आपको साइन देना प्रारंभ कर देती है। तो वो किस में आ गया, स्वाभाविक उद्दीपन में। किंतु उनकी अनुपस्थिति में भी आप स्वतः ही ट्रैफिक में रुक जाते हैं। तो कैसे, यहाँ आपके लिए लाल बत्ती यानी ट्रैफिक के जो कलर्स हैं या ट्रैफिक का सिग्नल जो है वो आपको पता चल जाता है उसके लाल, हरा, पीला कलर देखते ही। तो वो हमारे लिए तटस्थ उद्दीपन का कार्य कर रहा है और हम उसको जैसे ही रेड कलर देखेंगे हम कंट्रोल हो जाएंगे, ग्रीन देखेंगे तो हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे ही स्कूल की घंटी भी हमारे लिए यहाँ पे तटस्थ उद्दीपन का कार्य कर रही है। और जैसे ही घंटी बजती है तो या तो हमें लगता है क्लास प्रारंभ हो गई है या अब छुट्टी होने वाली है, तो वही रिस्पॉन्स हम देते हैं। या फिर विषय अध्यापक कक्षा में आने वाला हो, घंटी बजे तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि अब अध्यापक जी आने वाले हैं, हमें कक्षा के अंदर व्यवस्थित हो जाना है। तो इन टोटल यहाँ पे किसी साइन की बात हो रही है जिसके आधार पे हम वही रिस्पॉन्स देंगे जो हम उसके बिना देते। यानी कभी घंटी नहीं बजी तो ये नहीं हम समझेंगे कि विषय अध्यापक कक्षा में आएगा ही नहीं। स्वाभाविक क्रिया है, कक्षा पीरियड लगा है तो अध्यापक पढ़ाने आएगा। लेकिन हम कब अलर्ट हो जाते थे कि अब घंटी परिवर्तित हो गई, अब दूसरा अध्यापक आएगा, ये हमने कंडीशन क्या कर ली है, क्रिएट कर ली है लर्निंग से। तो ये चित्राकृति के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बताया गया है। बचपन में वर्णमाला जो सिखाई जाती थी, ओ फॉर औखली, तो औखली का चित्र होगा और जब कभी हमारे सामने वो आएगा तो हमसे पूछा जाएगा ओ फॉर क्या होगा, तो हम सीधे अपने मस्तिष्क में औखली का चित्र प्रतिबिंबित हमारे होगा और हम ओखली उसे बोलेंगे। औ फॉर औरत हम बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सारे जो सिंबल्स हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं ये संकेत लर्निंग का ही क्या होता है, प्रभाव होता है। इसके बाद आता है आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसके अंतर्गत हम स्टिमुलस के आधार पर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे पिछले उसमें हमने देखा कि पेवलोव ने अपनी थ्योरी में 2 तरीके के स्टिमुलस की क्या की है, चर्चा की। वो कौन कौन से 2 थे, एक था आपका कंडीशनिंग और एक था अनकंडीशनिंग। कंडीशनिंग का अर्थ है घंटी, यानी क्रिएट किया गया जिसे, और अनकंडीशनिंग जो नेचुरल वे में है, उसे भूख लगी थी, उसे भोजन दिया जा रहा, तो भोजन नेचुरल प्रोसेस का है। तो अब बार बार जब उनके यहाँ पे इसका वर्णन हो रहा था तो उसी में क्या रिस्पॉन्स कब तक उसे दिया जाए, उस घंटी को कब तक बजाया जाए, उस अनुक्रिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर भी उसे कंडीशनिंग स्टिमुलस में अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, स्वाभाविक कैसे वो अपना क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, इसके बारे में सिखाना इस अधिगम में आ जाता है। तो इसमें आपके थॉर्नडाइक महोदय के संबंधवाद का सिद्धांत, जिसको कि हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और स्किनर महोदय के विभेदीकृत कार्यात्मक यानी इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसमें उसी अनुक्रिया की बात हो रही है जो कि स्टिमुलस देने के बाद, कंडीशनिंग स्टिमुलस देने के बाद हम चाहते हैं कि अधिगमकर्ता में वो ऑलवेज के लिए स्टेबल हो जाए। तो यहाँ जो आपका स्टिमुलस है इसके आधार पर ऐसा विशिष्ट वातावरण निर्मित किया जाता है जिसके आधार पर जो हम सिखाना चाहते हैं विद्यार्थी को वह वही रिस्पॉन्स दे, यह सुनिश्चित किया जाता है।
तो इसका अर्थ है जो उद्दीपक है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसको धारित कर सके और उसके आधार पर नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके। और यह स्टिमुलस तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि वह उस नेचर को अपने में एडप्ट नहीं कर लेता है। जैसे छोटे बच्चों को हम शब्दोच्चारण करना सिखाते हैं, तो शब्दोच्चारण से पहले स्टिमुलस के रूप में अलग अलग हमने वर्णमाला को उनके समक्ष रखा, हमने चित्राकृति की एक पुस्तिका को उनके समक्ष रखा, हमने प्रत्यक्ष वस्तुओं को उनके सामने, ये सारे किसका काम कर रहे हैं, उद्दीपक का कार्य कर रहे हैं। और ये तब तक उनको दृष्टिमान करवाए जाएंगे जब तक कि वो शुद्ध शब्दोच्चारण करना नहीं सीख जाते हैं। इसके साथ साथ हम गणित की सामान्य प्रविधि सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे स्टिमुलसों का प्रयोग किया जाएगा जिसके आधार पर वो सामान्य प्रविधि को सीख सकें। या हम चाहते हैं कोई ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेबल है, उन अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग उद्दीपक के आधार पर, स्टिमुलस के आधार पर। या कोई भयग्रस्त हो जाता है तो उसको भी निदान देने के लिए स्टिमुलस का यूज किया जाता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस को तब तक दिया जाएगा जब तक कि वो नेचुरल रिस्पॉन्स देना सुनिश्चित ना कर दे। यानी जब हमें सिखाया जाता था वर्णमाला को, तो हमें इतनी बार उसको क्या करवाया जाता था, रिवाइज करवाया जाता था कि आज हम उसी के आधार पर ये संपूर्ण वाक्यों का निर्माण करने में स्वयं को समर्थ बना पा रहे हैं। इसका अर्थ है उस समय दिया गया उद्दीपक इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी हमें वो संचरित होने पर लगा हुआ है। इसके बाद बारी आती है आपके ये इसी का उदाहरण था। इसके बाद हम जानेंगे श्रृंखला अधिगम को, चेन फॉर्म में किस तरीके से लर्निंग हम सीखते हैं जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर देते हैं। तो श्रृंखला अधिगम में सीखने के लिए इसको हमें संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया, जो अधिगम हमने अभी पढ़ा 2 अधिगमों को, उनको आ जाना अति अनिवार्य है। जब तक ये दोनों नहीं आपको आएंगे तब तक हम श्रृंखला को नहीं सीख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं इसमें 2 श्रृंखलाओं में सीखा जाता है, अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। यानी इसके अंतर्गत हम उद्दीपक और अनुक्रिया को एक के बाद एक क्या करते हैं, एक क्रम में रिपीट करते चले जाते हैं। बार बार उस प्रोसेस को दोहराया जाएगा। कब तक दोहराया जाएगा, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कि हमने 5 मिनट पूर्व ये प्रोसेस किया, 5 मिनट का ब्रेक दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर ब्रेक दिया, फिर स्टार्ट किया, बार बार। तब तक हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे जब तक हम सीख नहीं रहे हैं। तो इसके अंतर्गत उसको एक साथ ही कई सारे उद्दीपक आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे नेचुरल प्रोसेस करना सिखाना है। तो इसमें वाक्यों में तारतम्यता बिठाना, यानी अभी आप देख रहे हैं कि हम उदाहरण का प्रयोग भी कर रहे हैं, हम प्रकरण का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है, श्रृंखला अधिगम का प्रभाव है। जब हम क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्यों बता रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब एक ही समय में देते हैं, तो वहाँ हम सारे शब्दों को एक साथ व्यवस्थित करना, वाक्यों को एक साथ व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। एक चेन बना ली हमने कि इसके साथ ये चीज़ कही जानी है, ये सुटेबल होगा, उस चीज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। या दूसरा एक उदाहरण है कि हम कार चलाते हैं तो ABC यानी एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, हम तीनों को ही सामंजस्य के साथ में प्रयोग में लेके आते हैं और सुलभता के साथ में गाड़ी को चलाते हैं। तो एक ही समय में व्यक्ति के मस्तिष्क में कई सारे, एक ही चीज़ के लिए कई सारे समाधान, या हम कहें बात, या उसको कई जगह हम लिंक करना हमको आ जाता है श्रृंखला लर्निंग के अंतर्गत। इसके बाद बारी आती है शाब्दिक सहचर्य अधिगम की, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग की। इसमें किस तरीके से हम सीखते हैं, तो इसमें सीखने के लिए श्रृंखला अधिगम का ही एक, हम इसको परिष्कृत स्वरूप बोलते हैं। इसमें शब्दों के माध्यम से सीखा जाता है और इसमें चेनिस्टिक फॉर्म में, यानी पहला एक शब्द
जो कि हमको आ जाता है, उसके बाद हम उससे क्लिष्टता की ओर हम और बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है, और इसमें श्रृंखला के लिए एक व्यवस्था क्रमिक संकेत का कार्य करता है। यानी कि हम जब कुछ चीज़ कहना चाहते हैं तो प्रत्येक शब्द के बाद दूसरा शब्द कैसे आएगा, इसको हम एक व्यवस्थित फॉर्म में वो करते हैं। जैसे हम कभी कविता पाठ करते हैं या गीत को हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए पहले हमने कभी कविता नहीं सुनी, हमने गीत नहीं सुना है, लेकिन जब हमें कोई गीत सुनाया जा रहा है, किसी शिशु को या हमको ही स्वयं सुनाया जा रहा है, तो हम गीत को सुनकर यदि पहचान जाएं कि ये क्या है, गीत है और ये कविता है, डिफरेंस कर ले कि ये गीत गाया जा रहा है या ये कविता है, उसके साथ साथ हम उसको पहचान कर गीत कहने लगें या कविता कहने लगें, तो हमें उसको जो था एडप्ट, हमने उसे सीख लिया है, हम पहचानने की क्षमता को धारण कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम यह भी कहने में समर्थ हो जाएं, जब गीत को हमने सुना कि ये दुख वाला गीत है या खुशी वाला गीत है या ये उत्सव वाला गीत है कि हम इसमें डांस कर सकते, किस तरीके का गीत है, ये निर्धारित कर ले, तो इसका अर्थ है हम उसको क्या कर लेते हैं, एडप्ट कर चुके हैं, उन शब्दों को सीख चुके हैं। तो 3 तरीके इसमें आते हैं, पहचानना, उसका नाम बताना और उसके बारे में बताना कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो ये आपका आ जाता है श्रृंखलाबद्ध अधिगम के अंतर्गत। जैसे किसी शिशु ने कभी इसका नाम नहीं वो जानता है कि ये सेब है, आपने उसके सामने इसको रखने के बाद उसको कहा कि क्या है, तो उसने कहा ये लाल रंग का कोई फल है। तो लाल रंग के इस फल को उसने ये कह दिया पहले कि ये क्या है, फल है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये किस रंग का फल है, ये लाल कलर का फल है। और जब वो ये बता दे कि ये फल लाल कलर का है, इसको सेब कहा जाता है, तो इसका अर्थ है वो इसको पहचान भी गया कि ये सेब है, वो ये भी पहचान गया ये फल है, वो ये भी पहचान गया कि ये लाल रंग का होता है। तो यहाँ उसने शब्दों के बीच में एक कनेक्शन क्या कर लिया, श्रृंखला को जोड़ दिया कि फल है, फल का नाम सेब है, सेब लाल रंग का होता है। तो ये था आपका श्रृंखला अधिगम के पश्चात शाब्दिक सहचर्या अधिगम।